स्वागत है प्रयास के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग करेंगे क्लास सेवेंथ का एनसीईआरटी से साइंस के चैप्टर। तो बेसिकली क्या है कि जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूँ, ये है साइंस की हमारी बुक। तो इसी के अंदर से जो भी हमारे चैप्टर्स हैं, जैसे कि इसके अंदर बेसिकली पूरा साइंस में जो है 18 चैप्टर हैं और काफ़ी सारे पॉइंट्स और कॉन्सेप्ट्स हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले आज हम लोग शुरू कर रहे हैं साइंस का जो है पहला पार्ट, यानी कि हम चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 9 तक, इस 9 तक हम इस वीडियो में देखेंगे। और उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको पता होना चाहिए। तो एक तरह का आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको थोड़े कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएंगे। तो अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको क्लास सेवन्थ, ये जो क्लास सेवन्थ की जो बुक है, इसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप जो है मेरे साथ इस वीडियो को पूरा देखें और जो है आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे ईजिली। फिर आप सीधे क्वेश्चंस लगाइए। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो आइए आगे हम लोग इसको शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है, सबसे पहला चैप्टर जो है वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या है कि प्लांट्स के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से जो है जो प्लांट होता है वो अपने अंदर न्यूट्रिशन कैसे मतलब प्राप्त करता है। तो दो तरह से होता है बेसिकली। क्या होता है, एक होते हैं ऑटोट्रॉफिक्स, है ना, और जो कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी बात यहाँ पे करी जा रही है। तो जो है होते हैं ऑटोट्रॉफिक। तो प्लांट्स बेसिकली क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। मतलब क्या होता है, वो अपने आप जो है बेसिकली जो है न्यूट्रिशन खुद बना लेते हैं अपना, ना, मतलब उनको किसी पे निर्भर नहीं रहना पड़ता है। और वहीं जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो होते हैं दूसरे पे निर्भर रहते हैं, जैसे प्लांट्स पे निर्भर रहते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऑटोट्रॉफ्स जो अपने आप बना लें और हेट्रोट्रॉफ्स जो दूसरे पे बनाएं। तो ये पॉइंट यहाँ पे बताया गया था। उसके बाद जो है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया जाता है। तो 6th क्लास में भी हमने देखा था कि फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया गया था, बट इतना ही बताया गया था कि कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसाइज किया जाता है वाटर प्लस CO2 प्लस सनलाइट। यहाँ पे क्या थोड़ा सा उसको एक्सटेंड कर दिया है इन्होंने, थोड़ा सा एक्सटेंड किया है। तो इसके अंदर यहाँ पे बात करते हैं कि जो है इस तरीके से जो है जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। तो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लोरोफिल के बारे में बताते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है कि क्लोरोफिल के बारे में बताते हैं और फिर थोड़ा सा बताते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, किस चीज़ में सिंथेसाइज करते हैं, जैसे प्रोटीन्स और फैट को। तो ये सारी यूज टू अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज, हाँ, तो यही चीज़ है। तो कार्बोहाइड्रेट्स हेल्प करते हैं इसमें। और क्लोरोफिल के बारे में यहाँ पे हमको बताया जाता है। और एक पॉइंट और बताया जाता है कि यहाँ पे जो है O2 जो है जो गिवन आउट होता है। तो अब हमारे पास थोड़ी सी इक्वेशन आ जाती है, वो ये है कि वाटर प्लस CO2 प्लस सनलाइट हम जब लेते हैं, है ना, तो जब प्लांट जो होता है तो वो क्या आउट करता है, CO2 उसको बाहर निकलता है और यहाँ पे इसको कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ फॉर्म्स मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी उतना डिटेल में नहीं है पर हमको इतना समझ में आ चुका है। ठीक है, और सिंथेसाइज करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। तो ये होता है फोटोसिंथेसिस का जो हमको यहाँ पे समझना था। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ चीज़ों के बारे में बात होती है, जैसे स्टोमेटा के बारे में बात होती है। तो जो लीफ होती है, हमने पिछली बार भी पढ़ा था, लीफ का स्ट्रक्चर देखा था। तो लीफ के नीचे की तरफ, याद रखिएगा, नीचे की तरफ जो होता है एक स्ट्रक्चर होते हैं गार्ड सेल्स के। ये क्या करते हैं, इनको गार्ड सेल्स भी बोलते हैं। स्टोमेटा के चारों दोनों तरफ होते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर क्या करता है, ये पानी को रिलीज़ करता है या जो है मतलब बंद हो जाता है, या तो ये बंद हो जाता है या तो रिलीज़ करता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये देखिए इस तरीके से होता है, ये देखें आप, ये लीफ है, लीफ के नीचे ये गार्ड सेल्स होते हैं, ये बंद हो जाते हैं और खुल जाते हैं। तो ये जो होते हैं बेसिकली पानी को आउटलेट होता है एक तरीके से, तो अंदर बाहर हो जाता है पानी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। ओके, तो यही यहाँ पे पॉइंट इंपॉर्टेंट था। उसके बाद क्या लिखा है कि जनरली जो होती है लीफ के कई सारे कलर होते हैं, पर लीव जो होता है वो हो सकता है बहुत सारे कलर का हो, पर जो उसका ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं कहीं ना कहीं वो हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस में। तो यहाँ पे ये पॉइंट था जो कि आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद मैंने ये वाला पॉइंट तो आपको बता ही दिया कि जो प्लांट होता है वो अदर फूड जैसे सिंथेसाइज कैसे करता है कार्बोहाइड्रेट्स के। तो यहाँ पे यही पॉइंट बताया गया, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। यू हैव जस्ट लर्न दैट द प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, एंड दीज आर यूज व्हाट ये जो कार्बोहाइड्रेट टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट्स। तो याद ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपको ऑप्शन में जो ना इस तरीके से दिया जाए कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं प्लांट में वो किस तरीके से यूज़ होता है, वो सिंथेसाइज भी करता है प्रोटीन और फैट्स को। तो आपको सही समझ में, ये सही ऑप्शन है, तो चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे ना कई तरह के प्लांट्स के बारे में बताया गया है। जैसे कि एक ये आप देखा होगा, आप लोग कहीं कभी जाएँ सड़क पे, इस तरीके से एक अमर बेल करके होती है, ये इस तरीके येलो रंग की। ये खुद फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, पर ये क्या करता है, ये पेड़ पे चिपक जाता है और वहीं से जो है पानी और अपना ये सारी चीज़ें लेता है। तो इन ऐसे जो वो होते हैं बेसिकली प्लांट्स होते हैं, उनको पैरासाइट बोलते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि पैरासाइट्स कौन से होते हैं।
तो इनको मतलब ये एक तरीके से हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स हैं, मतलब ये दूसरे पे डिपेंडेंट है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था ना ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये हेट्रोट्रॉफिक कौन होते हैं, दूसरे होते हैं, और प्लांट्स भी हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, सिर्फ एनिमल्स नहीं होते हैं, प्लांट्स भी होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद होते हैं एक सैप्रोफाइट्स, ये जो है ना मशरूम आपने देखा होगा, खाते भी हैं लोग, और फंगी वंगी होता है, तो फंगस वंगस लग जाती है ब्रेड में, आपने देखा होगा। तो ये क्या करते हैं, ये बेसिकली डेड मैटर के ऊपर जो है अपने को जीवित करते हैं, मतलब जीवन रहता है इनका। तो कैसे कह सकते हैं, ये जो अपना न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो डेड और डिकेइंग मैटर से लेते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइट्स लेते हैं, सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। शायद इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया भी था पिछली बार इलाहाबाद हाईकोर्ट में, इफ़ आई रिमेंबर, बट आपको ध्यान रखना है सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा आपकी सैप्रोफाइट्स जो होते हैं वो बेसिकली डेड मैटर के ऊपर से खाते हैं, ठीक है। फिर एक होते हैं कार्निवोर, तो जरूरी नहीं कार्निवोर जो डेड मैटर पे खाए, है ना, पर सैप्रोफाइट जो होते हैं वो डेड मैटर के ऊपर ही उगते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ओके। फिर उसके बाद होता है एक सिम्बायोसिस के, यहाँ पे रिलेशन के बारे में बात करी गई है। तो जो हाँ, और जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनको क्या बोलते हैं, सैप्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो जो प्रोसेस है उसे क्या बोलते हैं, जो बेसिकली सैप्रोफाइट्स और सैप्रोट्रॉफ्स, ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। जो प्रोसेस है उसे बोलते हैं सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ये चीज़ है, ठीक है। फिर ये जो इस तरह का रिलेशन होता है, जैसे मान लीजिए कि हम कोई भी जीव जब दूसरे जीव पर जीवित है, यानी कि कोई जीवन जी रहा है और दोनों को फायदा हो रहा है, तो उसे बोलते हैं सिम्बायोसिस, ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशन बोलते हैं। और ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस बोलते हैं। तो जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे लिचेंस का एग्जांपल आता है, इसके ऊपर दो, ये बेसिकली क्या होते हैं, इसके बाद एल्गी और फंगस ये दोनों साथ रहते हैं, उनको लिचेंस बोलते हैं। तो जो फंगस होता है वो हरा होता है, और एल्गी होता है एक स्ट्रक्चर देता है, और उनको जो है और भी सारे कंपोनेंट्स देता है। तो ये दोनों ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है फंगस, और एल्गी क्या करता है, एल्गी जो होता है बेसिकली उसको जो है हेल्प करता है उसको सस्टेन करने के लिए, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर देता है, उसको रहने के लिए जगह देता है, ये वाली चीज़ें। तो ये एग्जाम्पल आप ध्यान रखिएगा, ओके। फिर ऐसे एक एग्जाम्पल होता है राइजोबियम का। राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, वो कहाँ रहता है, प्लांट्स के आपके जो ये होते हैं जितने भी प्लांट्स होते हैं, लेंटिल्स होते हैं ना, जो मतलब जैसे कि दाल वाले, इनकी रूट्स में रहता है। और ये क्या करता है, इनका नाइट्रोजन जो है फिक्स करता है वहाँ पे, मतलब नाइट्रोजन इनको सप्लाई करता है, क्योंकि प्लांट्स जो है डायरेक्टली नहीं ले सकता नाइट्रोजन इन्वायरमेंट से। तो ये जो होते हैं उसके कंपोनेंट को चेंज करके बैक्टीरिया जो है उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। तो ये होते हैं आपके कौन से, ये है आपका एक तरह से सिम्बायोसिस रिलेशन, तो ये ध्यान रखना है। तो स्टोमेटा मैंने आपको बता दिया, सैप्रोट्रॉफ्स जो पेड़ होते हैं, सैप्रोट्रॉफिक एक तरीके से प्रोसेस हो गया। फोटोसिंथेसिस आप मैंने डिस्कस कर ही लिया, पैरासाइटिक बता दिया, ठीक है। और इंसेक्टोवोरस कौन से होते हैं प्लांट्स, दो कई सारे प्लांट्स होते हैं जो कि इन एज ए फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, वो अपने आप खाना नहीं बनाते, वो क्या करते हैं, दूसरे जैसे जीवित जीव है ना, जैसे इंसेक्ट्स हो गए, फ्लाइज हो गए, इन सब पे जीवित रहते हैं। तो इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं आप, इंसेक्टोवायरस बोलते हैं, इंसेक्टोवोरस, ठीक है। तो वो प्लांट्स होते हैं। तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें जो मैंने आपको डिस्कस कर ली, लेट मी जस्ट सी कि यहाँ कुछ रहना जाओ। और जो है हेट्रोट्रॉफिक प्रोटीन इन प्लांट्स, प्रोटीन नाइट्रोजनस बैक्टीरिया करता है कुछ, तो का अमरबेल के बारे में हमने पढ़ लिया। इंसेक्टिवोरस जो प्लांट्स होते हैं, सॉरी इंसेक्टिवोरस, उसके अंदर एक एग्जाम्पल होता है पिचर प्लांट का, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये पेड़ अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसा दिखता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, ये आप देख रहे हैं ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये इस तरह का पेड़ होता है, और ये जो इसके ऊपर लिड होती है, तो जैसे ही कोई मक्खी अक्की इसके अंदर जाती है ना, तो ये लिड अपने आप धीरे से बंद हो जाती है। तो ये हमेशा के लिए मक्खी इसी के अंदर रह जाती है और इसका पेट भर जाता है, ठीक है। तो ये होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली, ठीक है। अब आगे वाला चैप्टर हम देखते हैं क्या था, ठीक है। तो आगे चैप्टर में क्या है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में बताया गया। तो इसके अंदर यही बताया गया है कि जो है किस तरीके से जो है एनिमल्स जो होते हैं फूड लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि स्टार फिश का एक यहाँ पे एग्जांपल दिया था कि किस प्रकार से स्टार फिश जो होता है उसका पेट ही बाहर निकल आता है और फिर जो वो खाता है। तो ये सारे पॉइंट होते हैं, पर इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है डाइजेशन इन ह्यूमंस। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले आज मैं 7th क्लास में यहाँ पे डिस्कस किया जाता है कि जो इंसान है उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर कितने पार्ट्स होते हैं। तो 6 पार्ट्स होते हैं। एक होता है बकल कैविटी, यहाँ पे देखिए इसका मुंह है ना, ये यहाँ पे ये हमारा मुंह होता है इस एरिया में, इसे बोलते हैं बकल कैविटी, ठीक है। नाम ध्यान रखिएगा और इनके साथ जुड़े हुए कुछ वर्ड्स हैं उनको ध्यान रखिएगा, पूछे जाते हैं। फिर होता है ओसेफेगस, ये जो अब लाइन जा रही है, ये एसोफोगस एसोफेगस एसोफेगस, ये जो फूड पाइप जा रहा है इसे बोलते हैं एसोफेगस, ठीक है। और उसके बाद आता है स्टमक, स्टमक पे पहुंच गए। फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो पहले लार्ज नहीं आती, पहले स्मॉल आती है। फिर क्या आता है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन आती है। फिर आपका रेक्टम आता है यहाँ पे, और उसके बाद एरस आता है जहाँ से खाना बाहर निकल जाता है, मतलब पच के, ठीक है। तो ये जो होता है इस पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलते हैं या फिर एलिमेंट्री
कैनाल बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। एलिमेंट्री कैनाल के 6 पार्ट्स होते हैं और ये पूरा जो सिस्टम है ये बेसिकली इस तरीके से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का सिस्टम कहलाता है और डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहलाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो मुंह से शुरुआत होती है इसकी और फिर जो है इस तरीके से आगे बढ़ता है ये। तो ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, अब हम इसको देख लेते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल के बारे में मैंने आपको बता दिया। फिर होते हैं ग्लैंड्स होते हैं। तो ग्लैंड्स कौन से, यहाँ पे ग्लैंड्स की बात करेंगे, सैलिवरी ग्लैंड होता है एक, और लिवर हो गए, पैंक्रियाज होते हैं। ये जो ग्लैंड्स होते हैं, यहाँ पे देखिए ग्लैंड्स के बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया गया है। जब हम आगे की क्लासेस पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल में पढ़ना होगा, पर अभी अपना धीरे धीरे एक माइंड में फ्रेम बनाते चलिए, ठीक है। तो ग्लैंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स। फिर एक होते हैं लिवर, पैंक्रियाज, ऐसे और भी ग्लैंड्स हैं। तो ग्लैंड्स का क्या एक स्पेशल फंक्शन है ना। ये जो होते हैं कुछ हार्मोन सिक्रीट करते हैं और जो है बॉडी में जो है उस तरीके से डेवलपमेंट होता है या कुछ काम होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। फिर सबसे पहले जो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट होता है वो होता है इंजेशन। इंजेशन मतलब खाने को मुंह में लेना, ठीक है, खाना खाना ऐसे समझ लीजिए। तो खाना ले लिया आपने, अब जो है अब क्या होगा, यहाँ पे सेलिवरी ग्लैंड बैठा होता है। ये क्या करता है, सिक्रीट करता है सलाइवा का, और इसकी वजह से क्या होता है, जो स्टार्च होता है खाने में वो मुंह में ही टूट जाता है शुगर्स के फॉर्म में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन सीधे पूछा जा सकता है कि जो है मुंह में जो होता है सेलिवरी ग्लैंड क्या काम करता है। तो ध्यान रखिएगा, ये ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को, ठीक है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा टूथ के बारे में बताया गया था कि जो हमने देखा होगा ना, रात कुछ कुछ लोगों के मुंह में दर्द होने लगता है, कभी कभी आपके भी हुआ होगा कभी। तो जो है या फिर जो है कभी कभी टूथ जो है ख़राब हो जाता है, तो लोग कहते हैं मैंने दांत निकलवा दिया। वो क्यों होता है, लोग जो होते हैं ना ठीक से ब्रश नहीं करते हैं, या जो है ठीक से मुंह नहीं साफ़ करते हैं, खाना खाने के बाद कुल्ला नहीं करते हैं, या इस तरीके से जब प्रॉब्लम होती है तब ये प्रॉब्लम होती है। या फिर किसी को कुछ कुछ हेरिडिटरी भी होता है, जेनेटिक भी होता है। तो ये सारी चीज़, तो होता क्या है कि जब खाना रह जाता है दांत के ऊपर तो वहाँ पे बैक्टीरिया आने लगता है। बैक्टीरिया क्या करता है, वो उसको खाता है और खाने के बाद जो है वहाँ पे एसिड रिलीज़ कर देता है। एसिड रिलीज़ होने की वजह से क्या होता है, जो दांत होता है ना वो डिके करने लगता है, और धीरे धीरे डिके करने करने की वजह से जो है वहाँ पे और ज़्यादा बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है और ज़्यादा डिके होता है, और फिर जो है तो दांत पूरा सड़ जाता है, उसको निकालना पड़ता है। तो ये थोड़ा टूथ डिके के बारे में था, ये आप ध्यान रखिएगा। बैक्टीरिया का जो है बस यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, ये ध्यान रखिए। और यहाँ पे सेलिवरी ग्लैंड्स वाला जो मैंने आपको पॉइंट बताया वो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है ओ एसोफैगस, ठीक है। इसे फूड पाइप भी बोलते हैं, बस इतना ध्यान रखिए कि फूड पाइप होता है, एक तरह का खाने की नली है। और किस लिए यूज़ होता है ये पूछा जा सकता है मैच द फॉलोइंग में, या एक कोई वर्ड सब्स्टिट्यूशन में दे देगा। तो आप ध्यान रखिएगा, ये फूड को मतलब मुख से, बैकल कैविटी से कहाँ ले जाता है, स्टमक में ले जाता है। ये दोनों ध्यान रखने हैं आपको, ठीक है। फिर आ जाता है स्टमक, ये क्या करता है, खाने को रिसीव करता है, ठीक है, फूड को, और क्या करता है, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन में ले जाता है, स्टमक। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है स्टमक में, यहाँ पे स्मॉल इनर लाइनिंग्स में स्टमक में क्या करता है, ये म्यूकस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज़ करता है। तो ध्यान रखिएगा कौन सा एसिड रिलीज होता है पेट में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, ठीक है। अब सबका अपना अपना यूज़ है तीनों का, ठीक है। म्यूकस क्या करता है कि क्योंकि खाना जो है वो यहाँ पे एसिड है, तो म्यूकस क्या करता है, जो पेट होता है ना उसको जो है बचाता है एसिड से। ऐसा ना हो कि डीके होने लग जाए पेट, जैसे दांत में तो ऐसा नहीं होता है। दांत में इसलिए देखिए एसिड होता है तो क्या होता है, दांत गलने लगता है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता क्योंकि म्यूकस होता है और ये क्या करता है, इसको न्यूट्रल कर देता है, ठीक है, एसिड को। दूसरी चीज़ क्या होता है, HCl जो होता है बेसिकली HCl। तो ये HCl क्या करता है, ये किल करता है बैक्टीरिया को, और जो खाना बनाने का जो पूरा मीडियम है उसको क्या करता है, हल्का एसिडिक कर देता है। तो जिसकी वजह से खाना जो अंदर गया है वो अच्छे से पच जाए, ठीक है। और जो यहाँ पे डाइजेस्टिव जूसेस पैदा मतलब मौजूद होते हैं, अभी आगे की क्लास हम देखेंगे कौन कौन से जूसेस होते हैं, ठीक है। तो डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं यहाँ पे वो क्या होते हैं, वो टूट जाते हैं छोटे पार्ट, मतलब वो क्या करते हैं, प्रोटीन्स जो होते हैं खाने के अंदर। अब देखिए ऊपर स्टार्च टूट चुका है, स्टार्च पहले शुगर में बन चुका है, अब यहाँ पे जब आगे आए तो यहाँ पे प्रोटीन जो होते हैं उनको छोटा छोटा कर देता है ये। तो याद रखिएगा स्टमक में 3-4 चीज़ें होती हैं और ये आपको ध्यान रखना है। फिर ये आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये क्या होता है, इसका ध्यान रखिए, 7.5 मीटर लॉन्ग होती है, ये ध्यान रखना है आपको। और यहाँ पे जो होता है कई सारे जो होते हैं सिक्रीशन होते हैं हमारे ग्लैंड से, जैसे लीवर और पैंक्रियाज में, और ये सारी जो चीज़ें होती है खाने में मिल जाती हैं, और यहाँ भी बहुत सारी एक्टिविटी होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है भी, ठीक है। ये सारे यहाँ पे डिस्कस नहीं किया गया है, आगे किया जाएगा, अभी मैं बताता हूँ। तो जो लिवर होता है वो बेसिकली क्या करता है, जो सिक्रीट करता है बाइल जूस। इसकी वजह से क्या होता है, जो आपके इंटेस्टाइन होता है उसके अंदर फैट जो होता है ना वो डाइजेस्ट होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो लीवर में बाइल जूस होता है वो हेल्प करता है इंटेस्टाइन के अंदर फैट्स को डाइजेस्ट करने में। तो फैट कहाँ पे डाइजेस्ट हो रहा है, इंटेस्टाइन में, किसकी मदद से, लीवर की मदद से। क्यों, क्योंकि वो बाइल जूस रिलीज करता है, ठीक है। तो कुछ लोगों का गॉल ब्लैडर निकाल दिया जाता है ना, तो वही प्रॉब्लम होती है उनको। फिर गॉल ब्लैडर निकालने की वजह से क्या होता है, ये बाइल जूस निकलता नहीं और ये फैट जो होता है ठीक से पचता नहीं है। तो ये चीज़ें रहती हैं। तो कभी कभी लेके देखिए लोगों को ऊपर से भी लगाया जाता है ये सारी चीज़ें ना, बाइल जूस ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर पैंक्रियाज में क्या होता है, पैंक्रियाज क्या करता है, पैंक्रियाटिक जूस होते हैं एक तरह के, ठीक है। तो पैंक्रियाटिक जूस जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स को, इनको जो है और बचा के छोटे फॉर्म में कर देते हैं,
तो हमने पढ़ा था ना, प्रोटीन्स जो होता है वो कहाँ पे पच जाते हैं हमारे, प्रोटीन्स अभी हमने ऊपर कहीं पढ़ा था, ठीक है। तो प्रोटीन्स को सिंपलर फॉर्म में किया जाता था यहाँ पे पेट में, ये डाइजेस्टिव जूस की मदद से। तो पैंक्रियाज भी ये काम करता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट फैट्स, ठीक है, मिला जुला के सब लोग यही काम करते हैं। एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है अब्जॉर्प्शन कैसे होता है। मतलब देखिए, खाना मुंह में आया, पचाया आपने, स्टार्च टूट गया, फिर वो जो है उसे फेगस से होता हुआ आपके पेट में पहुंचा, पेट में और भी जूसेस मिल गए उसमें, ये सारे। अब भाई उसको कहीं बॉडी सोखेगी भी तो ना, कहीं भी बॉडी के अंदर भी तो जाएगा, ऐसा तो ना कि सिर्फ खाना निकल गया नीचे से। तो जो है क्या करते हैं, जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे विली करके होते हैं, है ना, विली, इनको कहते हैं विली। ये क्या होते हैं, ऐसे समझ लीजिए कि आपके जैसे टेबल है, मान लीजिए कोई टेबल है, टेबल के ऊपर ना ऐसे मतलब नीडल की टाइप से निकले हुए हैं, खूब सारे निकले हुए हैं, है ना। तो ये इस तरह के एक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इनके ऊपर जब खाना जाता है ना, तो ये क्या करते हैं, उसको उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स निकले हैं, वो न्यूट्रिएंट्स जो सिंपलर फॉर्म में हो गए यहाँ पे ना, सिंपलर फॉर्म्स में, वो क्या करते हैं, इनको सिंपल फॉर्म मतलब टूट गए, मतलब जैसे बड़ा स्ट्रक्चर था तो उसको तोड़ के छोटे छोटे फॉर्म्स में कर दिया, तो वो ईजिली होता है डाइजेस्ट करना बॉडी के लिए, है ना। तो वो क्या करते हैं, विलीज क्या करते हैं, उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं, और फिर जो है ले जाते हैं इनको अपना जो भी ब्लड स्ट्रीम के अंदर, और फिर ब्लड स्ट्रीम से जो है ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में या बॉडी के सेल्स में जाके वहाँ पे अपना फूड डाइजेस्ट हो जाता है। ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो याद रखिए ये कहाँ पे मिलते हैं विली, ये फिंगर लाइक आउट ग्रोथ होते हैं, मतलब ऐसी उंगली, मतलब ऐसे मैंने बताया था आपको, नीडल टाइप जैसे दिखते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर क्या है, एसिमिलेशन, अब्सॉर्ब फूड कैरी टू द ब्लड स्ट्रीम ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड वेसल टू डिफरेंट ऑर्गन्स, है ना, एंड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस यूज्ड लाइक प्रोटीन्स। तो यहाँ पे क्या होता है, जो मान लीजिए खाना जो यहाँ से निकला इंटेस्टाइन से, जो पच मतलब सोखा गया है बॉडी के द्वारा, वो फिर बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाता है और बॉडी को अलग अलग जगह पे जाके पोषण देते हैं, तो वो उसे बोलते हैं एसिमिलेशन, ठीक है। बहुत ईजी है एकदम, मैंने अपने लाइन से आपको समझाया, आपको समझ में आ जाएगा। फिर कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो बेसिकली टूट जाता है ग्लूकोज में, फैट्स में, फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में, ये ध्यान रखिएगा। तो फैट्स भी टूट जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी टूट रहे हैं, प्रोटीन भी टूट रहे हैं, तो प्रोटीन्स क्या, अमीनो एसिड्स में टूट जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अब ध्यान रखिएगा। पर एक अलग डिस्टिंग्विश क्या है कि स्टार्च जो होता है वो सिर्फ मुंह में टूटता है, ठीक है, और वो सलेवरी ग्लैंड्स जो होता है उसके अंदर हेल्प करता है। फिर आता है लार्ज इंटेस्टाइन, ये क्या करता है, जो पानी खाने में रह गया है वो और कुछ और सॉल्ट्स, उनको ये जो है अब्जॉर्व कर लेता है। फिर होता है एजेशन, एजेशन में क्या होता है कि जो है दीर्घ शंका, मतलब सुबह जाके जो भी काम हम लोग करते हैं सुबह सुबह लगार, वो यहाँ से हो जाता है, ठीक है, लिटरली मतलब सिंपल वे में। फिर एनिमल्स में क्या होता है, ये तो हो गया ह्यूमन की बॉडी के बारे में, आपको मैंने थोड़ा बता दिया। आपको थोड़ा यहाँ पे फोकस रखना है कि कहाँ से क्या रिलीज़ हो रहा है और कौन क्या क्या स्ट्रक्चर कर रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट अगर वर्ड्स हैं तो वो ध्यान रखना है। फिर एनिमल्स क्या करते हैं, देखिए एनिमल्स क्या करते हैं कि एनिमल्स में एक होता है ह्यूमन, ये जनरली किस में होता है, ये होता है गाय वाय इन सब चीज़ों में, ठीक है। तो ये ह्यूमन में क्या होता है कि यहाँ पे ये लोग खाना खाते हैं और ये जाके इसमें भर जाता है, फिर यहाँ पे बैक्टीरिया होते हैं, वो इसको क्या करते हैं, सेलुलोज को जो होता है डाइजेस्ट करने का प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। फिर जब जानवर जो होता है, चुगाली उगाली बोलते हैं, चुगाली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो गाय करती है ना, तो रुमिनेशन उसको बोलते हैं इंग्लिश में, और वह यहाँ पे आके वो जो है वापस उसको जो है चबाती गाय, और उसके बाद फिर उसके पेट में वो चला जाता है फाइनली चबा के। तो ये सारे रूमेन वूमेन किस मिलते हैं, एनिमल्स मिलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर अमीबा के बारे में थोड़ा सा इसमें दिया, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, और सीडोपोडिया के बारे में दिया हुआ है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। सीडोपोडिया क्या होता है, एक तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ, सीडोपोडिया के बारे में दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें हमने बता दी मैंने आपको, और कुछ व्यर्थ की चीज़ें भी दी हुई हैं। तो ये देखिए ह्यूमन है यहाँ पे ना, ये वापस यहाँ पे खाना भर गया, फिर खाना निकाल के फिर ये वापस उसको चबाती है, फिर ये वापस इसके पेट में चला जाता है, ठीक है। ये होता है अमोइबा के अंदर ही होता है स्यूडोपोडिया। अगर सोडियोपोडिया क्या होता है, सोडियोपोडिया इसके जो एक तरीके से क्या करते हैं कि ये अपने अमोइबा जो होता है ना, अपने हैंड मतलब अपने जो स्ट्रक्चर होता है उसको एक्सटेंड करके जो खाना होता है या कुछ होता है उसको जो होता है इस तरीके से, देख रहे फिंगर बन गई यहाँ पे, और इसको खा लेता है और फिर वापस ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इसी को बोलते हैं स्यूडोपोडिया, ठीक है। और यही इसके अंदर समझाया गया। तो इस स्यूडोपोडिया का मतलब क्या है, स्यूडो मतलब क्या होता है, फॉल्स होता है, पोडिया मतलब क्या होता है, फीट। तो मतलब एक तरह का नकली फीट है, मतलब देख रहे हैं आप, कुछ समय के लिए रहा, खाया, और उसके बाद क्या हुआ, जो है मतलब पचा वचा के निकाल दिया। देखिए यहाँ से खाया, इस तरीके से इसने अपने आप को प्रोजेक्शन किया, ऐसे पकड़ा इसको खाने को, खाना अंदर गया, पचा, और फिर यहाँ से निकल गया। तो ये होता है स्यूडोपोडिया, मतलब बेसिकली फॉल्स फीट होते हैं, ये खाने के लिए होता है यूज़, ठीक है, फिंगर लाइन प्रोजेक्शंस। तो इस चैप्टर में जो था जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने आपको सारे बता दिए, मतलब आप इसको चैप्टर को पढ़ने बैठोगे ना, आपको कम से कम आधे घंटे लग जाएंगे, पर मैं आपको 10 मिनट के अंदर इसको सारा समझा दिया, इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। दांतों के बारे में थोड़ा बहुत दिया हुआ है, प्री मोलर मोलर हम उसका आगे देखेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ दिया नहीं, सिर्फ दांतों के बारे में बताया हुआ है कि हाँ कौन कौन से दांत क्या क्या
क्या नाम होते हैं, ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट नहीं था इसलिए मैंने उसको कवर नहीं किया है, हम इसको बाद में करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं थर्ड चैप्टर में। देखिए थर्ड चैप्टर एकदम बेसिक है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, मैं आपको बता देता हूँ। फाइबर टू फैब्रिक में इसके अंदर अलग अलग प्रोसेस दिए हुए हैं, किस प्रकार से जो है हम कहाँ कहाँ से, पहले तो कौन कौन से फाइबर कहाँ कहाँ से मिलते हैं एनिमल से, है ना। तो ये सब वेट और लामा हो गया। अब आप सर्च करिएगा लामा कहाँ पे मिलता है, कौन से कॉन्टिनेंट में मिलता है, ठीक है। याक हो गया, कैमल हो गया, गोट हो गया, अंगोरा हो गया, ये सब, ठीक है। इन सब के बारे में बताया गया है। फिर कौन कौन से किस तरह की वूल, कहाँ से क्वालिटी ऑफ वूल मिलती है, कौन कौन सी एरिया मिल रही है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर यहाँ पे ना कुछ प्रोसेस के बारे में बताया गया है, जैसे कि शेयरिंग के बारे में बताया गया है, स्कोरिंग के बारे में बताया गया है, ठीक है, सॉर्टिंग के बारे में बताया गया है। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे शेयरिंग का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए देख रहे हैं आप, क्या है, भीड़ है, भीड़ को लिटा के उसके अंदर से जितना उसका बाल है वो सब निकाल रही है, ठीक है। इसके लिए मशीन्स होती हैं, तो वहाँ से उसकी मदद से लोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद जब ये ले लिया, उसके बाद इसको इसमें डुबो देते हैं, सफाई करते हैं कुछ, है ना। फिर सफाई करके इसको सॉर्ट आउट करते हैं, मतलब इसको अंदर निकाल लेंगे, जो अच्छा वूल होगा उसको अलग कर लेंगे। फिर ये चला जाता है बेसिकली स्कोरिंग द टैंक्स, हाँ, और इस तरीके से करते हैं। या फिर इसको जो मशीन्स की मदद से करते हैं, है ना, पूरा का पूरा मशीन में ला दिया, मशीन क्या करती है, उसका यान अलग से निकाल लेती है, इस तरीके से। फिर उनकी सफाई होती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिया है। रोलिंग होती है, फिर डाइंग होती है। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये है कि आपको थोड़ा पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए। फिर यहाँ पे प्यूपा और इन सब के बारे में दिया हुआ है, ये कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। बस यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मलबरी सिल्क के बारे में बताया हुआ है कि एक सिल्क मॉथ होता है जो मलबरी सिल्क देता है, और जो है उसकी ये साइकिल दी हुई है यहाँ पे। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, इतना ज़्यादा कुछ आपको ध्यान नहीं रखना है यहाँ पे। मैं आपको अभी अपने नोट्स में दिखाता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तो हो गया, यहाँ पे आ जाते हैं नोट्स पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वूल के बारे में जो था यहाँ पे बताया गया था, और थोड़ा सा सेलेक्टिव ब्रीडिंग के बारे में बताया गया था, और सेरीकल्चर के बारे में बताया गया था। तो मैंने आपको, अब यहाँ पे मैं बताता हूँ जो मैंने सॉर्ट आउट करेंगे पॉइंट्स। तो जैसे मैंने आपको बताया, वूल जो है कहाँ से आता है, शीप से आता है, गोट से आता है, याक से आता है, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्लीस, फ्लीस बोलते हैं इसको, ठीक है। जो वूल होता है, जो जब जानवर से लिया जाता है तो उसे फ्लीस बोलते हैं। और इसको जो स्किन से रिमूव करके लिया जाता है, जिस प्रोसेस को बोलते हैं शेयरिंग, ठीक है। दोनों वर्ड याद रखिएगा, फ्लीस और शेयरिंग। अच्छा, अब जो ये शेयर्ड स्किन आई, हमारे मान लीजिए बालों का ऐसा गुच्छा आ गया ना वूल का, तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर भाई गंदगी होगी, वो तो भेड़ तो बाहर घूमती रहती है, उसको साफ करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्कोरिंग बोलते हैं। तो मैंने आपको दिखाया था ना, या तो ये मशीन से होता है या तो ये मैनुअली किया जाता है। फिर सॉर्टिंग कर लेते हैं, अलग अलग हो सकता है, कलर अलग हो वूल का, ये हो, कुछ हो मोटा हो, हल्का हो, सॉफ्ट हो, उसको सॉर्ट कर देते हैं। और फिर उसको अगर कुछ रंग देना है रंग देते हैं, और फिर वरना अदरवाइज उसको रोल करके यूज़ कर लेते हैं आगे, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं वूल में। फिर होता है सेलेक्टिव ब्रीडिंग। इतना बस याद रखिए कि सेलेक्टिव ब्रीडिंग का मतलब हो गया, कोई अच्छी एक भेड़ ले ली, एक और भेड़ ले ली, दोनों भेड़ों को मतलब सेलेक्टिव ब्रीडिंग करा के, और जो एक अच्छा ब्रीड और बना लिया, यानी कि अब वो भीड़ जो है वो गर्मी में भी रह सकती है, थोड़ा हल्का सा गर्म में, और जो है बहुत ज़्यादा वूल पैदा कर सकती है, तो इसे बोलते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग, ठीक है। फिर सेरीकल्चर में क्या होता है, सेरीकल्चर याद रखिए किससे रिलेटेड है, सिल्क से रिलेटेड है। जहाँ पे सिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है उसे क्या बोलेंगे, सेरीकल्चर बोलेंगे, ठीक है। तो सिल्क फाइबर्स बनाए जाते हैं सिल्क वॉर्म्स की मदद से, ये सारी चीज़ होती हैं। तो जो कैटरपिलर होता है ना, ये जो रिलीज़ करता है सिल्क, ये होता क्या है बेसिकली, ये प्रोटीन्स होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, सिल्क फाइबर। और इसको बाद में यूज़ करके हम सिल्क में यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। फिर एक तरह की गोट होती है, उसे बोलते हैं अंगोरा गोट। इससे जो हमें वूल मिलता है इसे बोलते हैं मोहायर। ये जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है। एक पॉइंट था यहाँ पे फैक्चुअल, तो मैंने आपको बता दिया है, ध्यान रखिएगा, अगर हो सकता है मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है। फिर ये जो है आपका एक होता है लामा और अल्पक्का, जिसमें बोला था, इन दोनों को आप सर्च करिए कौन से कॉन्टिनेंट मिलते हैं। वैसे यहाँ लिखा हुआ है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ये दोनों जानवर मिलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये पॉइंट यहाँ पे थर्ड चैप्टर हमारा ओवर। आ जाते हैं हम फोर्थ चैप्टर में, जो कि है हमारा हीट के बारे में। तो ये थोड़ा सा अच्छा चैप्टर है, और इसके अंदर कुछ चीज़ें पता चलेंगी हमको नई, ठीक है। तो देख लेते हैं, एक मिनट, मैंने कहाँ लिखा है इसको, ओके ओके। तो मैंने उसमें ज़्यादा पॉइंट्स नहीं होंगे, फिर देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे हीट्स के बारे में बताया गया, हॉट एंड कोल्ड होता है, ठीक है, तो ये पॉइंट है। फिर थर्मामीटर के बारे में तो बच्चा बच्चा जानता है। फिर मेजरिंग कैसे करते हैं, वही मैंने बताया ना, थर्मामीटर की मदद से इसको मेजर करते हैं। कैसे देखना चाहिए ये बताया जा रहा है इसके अंदर, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं देखना चाहिए। फिर ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये बात सबको पता है, यही पॉइंट यहाँ पे बताया गया है। फिर लेबोरेटरी थर्मामीटर जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, बेसिकली उसके अंदर और भी डिग्री तक जा सकते हैं। ह्यूमन को इतना ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हम इतना लंबा यूज़ नहीं करते हैं थर्मामीटर। फिर यहाँ पे बताया गया किंक के बारे में, और इसके अंदर जो होता है मरकुरी होता है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। तो अब क्या, मरकुरी ज़्यादा हो रहा था, तो लोगों ने क्या सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि मरकुरी का यूज़ कम हो। तो इन्होंने क्या किया, उसको कम करने के लिए थर्मामीटर को, तो डिजिटल थर्मामीटर यूज़ करना शुरू कर दिया, जिसके अंदर मरकुरी का यूज़ नहीं होता, विच डू नॉट यूज़ मरकुरी, ठीक है। तो ये चीज़ है। फिर यहाँ पे कंडक्शन के बारे में बताया गया। कंडक्शन आप सब जानते ही हैं, हमने ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से पढ़ा है, कंडक्शन, अवेक्शन, एडवेक्शन, ये सारे पॉइंट्स, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता तो एक बार फिर से देख लीजिए जाके। फिर यहाँ पे
कंडक्टर्स के बारे में देखें तो कंडक्टर्स ऐसा मटेरियल होता है जो ईजिली जो होता है हीट को ट्रांसफर करे। इंसुलेटर क्या होता है, ये पुअर कंडक्टर होता है, मतलब आप चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो चाहे हीट हो, ये ठीक से ट्रांसफर नहीं करेगा। ये सारे पॉइंट यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। फिर वही कन्वेक्शन के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए अभी कंडक्शन के बारे में देखें, कन्वेक्शन में क्या होता है, एयर ऊपर चलती है, ठीक है, और कांटेक्ट नहीं होता है ना। यहाँ पे क्या होता है, और कंडक्शन में क्या होता है, दो सर्फेसेस होते हैं, दो बॉडी होते हैं, उनका कॉन्टैक्ट होता है तभी कंडक्शन होता है, ठीक है। तो कन्वेक्शन एक तरीका हो गया, इसमें सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, ये सारे एग्जाम्पल होते हैं, है ना। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे हीट उठ रही है, फिर यूँ आ रही है, तो एडवेक्शन भी हो गया यहाँ पे, मतलब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी हो गया, कन्वेक्शन भी हो गया, दोनों तरीके से हो गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। तो मेन चीज़ जो है सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, वो सन ही है, क्योंकि सन जब गर्मी पैदा करता है तो ये थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर चेंजेस होते हैं, और प्रेशर चेंजेस होने की वजह से क्या होता है, ये विंड फ्लो करना चालू कर देती है। ये सारे पॉइंट यहाँ पे दिए गए और यही पॉइंट यहाँ पे थे। ऐसा कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया हुआ कंडक्शन कन्वेक्शन, तो मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा नहीं है अपने नोट्स में, पर ये बहुत ईजी पॉइंट्स हैं और आपको पता ही होते हैं जनरली लोगों को। फिर आ जाते हैं एसिड एंड बेसिस पे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा हमें। तो जो हमारे एसिड एंड बेसिस हैं, तो मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताता हूँ। पहले एसिड्स क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, सोर टेस्ट करता है, मतलब खट्टा होता है अगर आप टेस्ट करें तो। और बेसिस जो होते हैं वो क्या होता है, कड़वा होते हैं, कड़वे होते हैं, हल्का सा सोपी टच देते हैं, मतलब आप छुएंगे तो आपको सोप सोप जैसा लगेगा, चिपचिपाहट सा, ठीक है। फिर इंडिकेटर क्या होते हैं, इंडिकेटर क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं बताने में सब्सटेंस को कि ये एसिडिक है कि ये बेसिक है, तो ये होते हैं इंडिकेटर्स, ओके। तो यहाँ पे क्या है, एसिड्स के फॉर्म दिए हुए हैं, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सेट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, टार्टरिक एसिड। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा एसिड कहाँ से मिलता है, ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। जैसे कि टार्टरिक एसिड कहाँ मिलेगा, ग्रेप्स में, कोई भी हल्की सी खट्टी चीज़ होगी ना वहाँ पे मिलता है ये, ठीक है। जैसे कि ग्रेप्स हो गए या फिर आपके मैंगोज हो गए, टैमरिंड है। पर जनरली कन्फ्यूजन कहाँ होता है, एस्कॉर्बिक एसिड में और टार्टरिक एसिड में, क्योंकि एस्कॉर्बिक एसिड भी खट्टी चीज़ों में मिल रहा है। देखिए आप सिट्रस फ्रूट्स हो गए, आंवला हो गया, यहाँ पे मिलता है। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा कहाँ कहाँ मिलते हैं। फिर लैक्टिक एसिड तो दूध में मिलता है और कर्ड में मिलता है, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड जो है वो अलग ही एकदम स्पिनिच में मिलता है। सिट्रिक एसिड भी कहाँ मिलेगा, सिट्रस फ्रूट्स में मिलेगा। तो ये कन्फ्यूज़ हो सकते हैं आप, सिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक और टार्टरिक में, तो इसको अच्छे से जो है आप अलग अलग करके देख लीजिएगा। फिर एक होता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड क्या होता है, जब आपको कोई चींटी उटी काट लेती है ना, ये बी भी काट लेती है, बी में शायद हो या ना हो, बट हाँ चींटी जब काटती है तो उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। और एसिटिक एसिड होता है विनेगर में, तो हमने तो पढ़ा हुआ है एसिटिक एसिड के बारे में। कुछ यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं बेसिस जो हमको मिलते हैं मिल्क में या सोप में या विंडो क्लीनर में, ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पे ध्यान रखिए। पर ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही है, सिट्रिक एसिड और लैक्टिक एसिड और एस्कॉर्बिक और टार्टरिक एसिड, ये चार चीज़ें ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। फिर आता है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या होता है, टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स, गुड़हल, ये सारे क्या होते हैं, ये बेसिकली यूज़ करे जाते हैं इंडिकेटर के फॉर्म में, ठीक है। जैसे मान लीजिए इंडिकेटर मैंने आपको क्या बताया था, मान लीजिए आपको चेक करना है कि ये जो सब्सटेंस है, ये जो पानी है या जो भी है, जो भी कुछ खा रहे हैं, ये कितना एसिडिक है, कितना क्या है, तो आप जो है इन सारे इंडिकेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। इन सारे जो है ये जो चीज़ें हैं इनका यूज़ करके आपको पता चल जाएगा कि ये इसके अंदर ये एसिडिक है कि बेसिक, कैसे पता चलेगा। मान लीजिए चाइना रोज़ हमने लिया, ठीक है, अब हमने इसके ऊपर एसिडिक अपना लिक्विड डाला तो वो कलर चेंजेस करेगा। तो वो कलर चेंजेस कैसे हैं उसके बेसिस पे हम जो है अपना टेबल में देख के बता सकते हैं कि ये कितना एसिडिक है या कौन सा ये एसिड है कि बेस है, ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं, ठीक है। फिर एक होता है लिटमस टेस्ट। अब हम सब तो स्कूल से पढ़ के आए हुए हैं, है ना। तो लिटमस टेस्ट में क्या होता है, बेसिकली क्या होता है कि ये जो होते हैं पट्टियाँ होती हैं कागज़ की, ठीक है, और इन पे क्या होता है, ये जो होते हैं लिचिन से बनाया जाता है। लिचिन हमने पहले पढ़ा था ना, एक सिम्बायोसिस रिलेशनशिप होता है लिचिन्स का, फंगस और एल्गे का, है ना। तो ये जो लिचिन्स होते हैं इनके से ये जो है पट्टियाँ बनाई जाती हैं, और इसमें क्या होता है, ये पर्पल कलर का है, समझ लीजिए पर्पल कलर की पट्टी होती है। अब जब ये पर्पल से अगर पर्पल रह जाए तो समझ लीजिए जो जो भी आप टेस्ट कर रहे हैं, जो भी मिक्सचर आप टेस्ट कर रहे हैं वो क्या है, न्यूट्रल है, ना ही वो एसिडिक है और ना ही वो बेसिक है। यहाँ पे देख रहे हैं आप ना, यहाँ पे फिर देखिए अगर वो पर्पल जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाए, मान लीजिए पर्पल पट्टी है, पर्पल कलर है और रेड में हो जाए, तो समझिएगा जो भी सोल्यूशन वो क्या है, एसिडिक है। अगर पर्पल ब्लू में हो जाए तो समझिए वो क्या है, बेस है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद होता है एसिड रेन। एसिड रेन में क्या होता है, एक होती है एसिड रेन किसको बोलते हैं, जब मान लीजिए आपको नाइट्रोजन, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के कुछ कंपोनेंट मिले या उनके एसिड फॉर्म मिले, तो ऐसी रेन को हम एसिड रेन बोलते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पे लिटमस पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट था, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। फिर आ जाते हैं न्यूट्रलाइजेशन पे। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, कभी भी जैसे मान लीजिए कोई एसिडिक कंपोनेंट है, ठीक है, या कोई बेसिक कंपोनेंट है, तो उसमें जब हम उसके ऑपोजिट वाला मिला है, जैसे मान लीजिए एसिड में हम क्या मिला दें, बेस मिला दें, और बेस में हम क्या मिला दें, एसिड मिला दें, तब जो
सोल्यूशन मिलता है हमको फाइनली, वो कभी कभी हमको न्यूट्रल मिल जाता है जब दोनों की मात्रा समान हो या फिर स्ट्रेंथ समान हो जाए, ठीक है, तब वो जो होता है बेस होता है। और हम ऐसे केस में क्या होता है, जब उसको लिटमस टेस्ट करते हैं तो जो लिटमस का कलर होता है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए किसी को चींटी काट ली, तो चींटी क्या होता है, चींटी में अभी हमने पढ़ा था ना कौन सा एसिड होता है, चींटी काटने में फॉर्मिक एसिड होता है ना, ये एक फॉर्म ही बदल देता है पैर का, मतलब चींटी काटेगी तो पैर फूल जाएगा, तो फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्म बदल गया पैर का, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें बेकिंग सोडा को रब करते हैं, बेकिंग सोडा सबके घर में होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं इसको। तो जब हम इसको रब करते हैं तो क्या होता है कि जो बेसिकली जो एक एसिडिक जो एसिड रिलीज हो गया होता है चींटी काटने से, वो क्या होता है न्यूट्रलाइज हो जाता है और हमको आराम मिलता है। ऐसे ही सॉइल में क्या होता है, देखिए कहीं कहीं जगह क्या होता है, बहुत जगह सॉइल जो होती है ना वो एसिडिक हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा मतलब फर्टिलाइज़र या कुछ और भी चीज़ें डालने से, या एसिड रेन हो गया, तो उसको सॉइल को ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिस का यूज़ करते हैं, फिर हम सॉइल को भी न्यूट्रल कर लेते हैं। या फैक्ट्री वेस्ट हो गया, या एक और सबसे अच्छा वो है, कहते नहीं है जब आपको ज़्यादा जो है बेसिकली क्या है कि पेट जलन होती है तो कहते हैं ठंडा दूध पी लो। क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, एंटा एसिड होता है जो कि एक तरीके से बेस होता है। तो मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि हम जो है दूध क्यों पीते हैं, तो ये मतलब जब हमें एसिडिटी होती है, तो ध्यान रखिए एसिडिटी होती है तो इसलिए पीते हैं क्योंकि जो दूध होता है वो बेसिक होता है और वो क्या करता है, एक तरीके से एंटा एसिड का काम करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर जो हीट इज ऑलवेज, और इसमें दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जब न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन होता है यानी कि एसिड और बेस को मिलाया जाता है तो हीट हमेशा प्रोड्यूस होती है, हीट हमेशा जो है इवॉल्व होगी। और दूसरी चीज़ क्या होगी, जो नई चीज़ बनेगी, जो सॉल्ट बनेगा, तो जब एसिड और बेस मिलता है तो सॉल्ट बनता है, ये ध्यान रखिए सॉल्ट बनता है, क्यों बनता है ये किसी को नहीं पता है पर बनता है, ठीक है। तो जब वो बनता है तो जो है क्यों बनता है, और जो बनता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वो न्यूट्रल होता है, ना ही वो एसिडिक होता है और ना ही वो जो होता है आपका बेसिक होता है, तो वो न्यूट्रल होता है। ये पॉइंट आपको यहाँ ध्यान रखना है। तो ये हमारे जो थे, हमारे एसिड और बेसिक का जो चैप्टर था वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है ना। आप एक बार अगर चाहें तो रीड कर लीजिए, वैसे यही सारे पॉइंट यहाँ पे दिए हैं, ऐसा कुछ अपना टाइम बर्बाद करना हो तो पढ़ लीजिएगा, वैसे ऐसा कुछ ज़्यादा दिया नहीं है, ठीक है। ये लिटमस पेपर के बारे में बता दिया गया है, ये बच्चे टेस्ट कर रहे हैं। फिर ये देख रहे हैं आप, थोड़ा चाइना रोज़ के बारे में बताया गया कि देखो कैसे कलर चेंज करता है, ठीक है। तो देखो चाइना रोज़ ये कलर है, ये इंडिकेटर है, चाइना रोज़ पिंक कलर का है, अब एसिड होगा तो ये कलर में हो जाएगा वरना ग्रीन में हो जाएगा, तो ये चीज़ है, ठीक है। फिर ये सारी बातें, वही सारी बातें बात कर रहे हैं ये बच्चे दोनों। फिर उसके बाद एसिड इंडिकेटर के बारे में बताया गया है, फिर सॉल्ट के बारे में बताया गया है ना। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जब मान लीजिए न्यूट्रलाइजेशन होता है ना तो उसका कलर चेंज हो जाता है, तो पता चल जाता है कि जो जो भी चीज़ थी वो क्या हो गई, अब वो बेसिकली क्या हो गई है, अब बेस मतलब वो न्यूट्रल हो गई है। तो यहाँ पे जो है बेसिकली फिनॉफ्थलीन का यूज़ किया जाता है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है पर ये फिनॉफ्थलीन आप याद रखिएगा कि जब भी हमको चेक करना होता है कि क्या सब्सटेंस जो है वो न्यूट्रल हो गया है कि नहीं, यानी कि उसका बेस 7 हो गया है कि नहीं। अब पीएच वैल्यू उसकी 7 हो गई, इसमें तो नहीं बताया गया है, आगे बताया जाएगा पीएच वैल्यू के बारे में। तो पीएच वैल्यू जब 7 हो जाती है तो न्यूट्रल हो जाता है, तो ये चेक करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फिनॉफ्थलीन यूज़ करते हैं। भाई पता भी तो करोगे ना कि हुआ कि नहीं, कैसे पता चल जाएगा, मन से ना पता चलेगा, कलर को चेंज होना चाहिए। तो फिनॉफ्थलीन को मिलाया जाता है उस सोल्यूशन में, और वो इंडिकेटर जो होता है पिंक जैसी होता है, हम समझ जाते हैं कि ये न्यूट्रल हो गया। तो ये सारे पॉइंट इसमें बताए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं, वो है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो भाई इसके अंदर यही बताया गया कि फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। तो जैसे फिजिकल चेंज क्या होता है, जब कोई फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाए साइज़ मास, तो फिजिकल चेंज कहला जाएगा। जब उसके अंदर कुछ केमिकल सब्सटेंस में चेंज आ जाए, है ना, उसका मास और सेम रहे पर उसका कुछ केमिकल चेंजेस हो गए हों, तो उसके अंदर उसको क्या बोलते हैं हम लोग, केमिकल चेंजेस बोलते हैं। जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन वैसे ही दिख रहा है पर क्या हो गया, वो पीला हो गया, नहीं हो जाता है, ब्राउन हो जाता है ना। तो उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग आपके केमिकल चेंजेस, ठीक है। तो एग्जांपल दे दिया हुआ है, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड भी हो गया केमिकल चेंज, है ना, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, लेकिन नहीं बताया सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता था, स्टार्च जो है वो शुगर में हो जा रहा है, तो क्या हो रहा है, ये सारा केमिकल चेंज ही तो हो रहा है ना। तो वही आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिया जा रहा है इस चैप्टर में, ये दो तरह के चेंजेस होते हैं, एक होता है केमिकल चेंज, एक होता है फिजिकल चेंज, तो वो ध्यान रखने हैं आपको। फिर यहाँ पे बताया गया केमिकल रिएक्शन के बाद कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि हीट हो सकता है पैदा हो जाए, लाइट हो जाए, जैसे मैग्नीशियम को अगर हम मैग्नीशियम की स्ट्रिप जलाते हैं तो खूब सारी लाइट पैदा होती है, खूब ज़्यादा लाइट जलती है ना। इसी तरीके से आप देखिए जब पटाखे फोड़ जाते हैं दिवाली में, तो ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, लाइट कैसे पैदा होती है, वो केमिकल रिएक्शन होता है ना, जिसकी वजह से लाइट पैदा होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, मतलब पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि जो जब पटाखे फोड़ते हैं तो वो कौन सा रिएक्शन होगा, केमिकल होगा, फिजिकल होगा, है ना, बायोलॉजिकल होगा, या और भी दे सकते हैं 2-3 एग्जाम। तो ये ध्यान रखिएगा वो केमिकल रिएक्शन होता है और ये सारे चीज़ें होती हैं। फिर उसमें साउंड प्रोड्यूस हो सकता है, कलर चेंज हो सकते हैं, गैस चेंज हो निकल सकती है, तो ये सारे पॉइंट होते हैं, ठीक है। फिर एक होता है क्रिस्टलाइजेशन के बारे में यहाँ बताया है कि
कि जो होता है बेसिकली हाउ अ लार्ज क्रिस्टल प्योर सब्सटेंस कैन बी फाउंड फ्रॉम द सॉल्यूशन। तो क्या होता है कभी कभी सोल्यूशन जो होते हैं ना वो स्मॉल स्ट्रक्चर क्रिस्टल बना लेते हैं छोटे छोटे, जैसे नमक होता है ना, नमक उसको पानी में आप घोल दीजिए, अब और इवेपोरेशन करेंगे तो क्या होगा, पीछे एक क्रिस्टल रह जाते हैं ना सॉल्ट के, वही क्रिस्टलाइजेशन कहलाया जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे गैल्वेनाइजेशन का भी नाम आया था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। क्या होता है कि आयरन की जो रस्टिंग हो रही हो उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, आयरन को ट्रीट करते हैं जिंक, जिंक के साथ, जो जिंक के साथ उसके साथ डिपोजिशन करते हैं। जैसे मान लीजिए आयरन के, आपके पास एक आयरन स्लैब है छोटा सा, ठीक है, आपने क्या किया, उसको जिंक में डुबो दिया, ठीक है, और कुछ इलेक्ट्रोलिसिस या कुछ ऐसी प्रक्रिया के थ्रू आपने जिंक की कोटिंग कर दी उसके ऊपर, तो अब क्या होगा, वो आयरन रस्ट नहीं करेगा पानी पड़ने पे, ये सारी, तो उसे क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। और कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं, जिंक यूज़ करते हैं, ये ध्यान रखिए। फिर एक होता है स्टेनलेस स्टील, ठीक है, स्टेनलेस स्टील में भी ऐसे होता है। अब इसमें क्या जिंक यूज़ करते हैं, तो गैल्वेनाइजेशन हो गया। ऐसे आयरन को जो क्रोमियम, निकल या मैंगनीज के साथ जब ट्रीट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, स्टेनलेस स्टील बन जाता है वो। बस यही नाम है अलग अलग, और इसकी क्या क्या मात्रा होती है ये आगे वाली क्लास में बताया जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी ऐसी चलती है, थोड़ा 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 करके आपको बताएंगे, पर आखिरी 10th तक पहुँचते पहुँचते आप ऐसे विद्वान बन जाएंगे कि कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा आपसे ना निकल पाए। ठीक है, तो फिर ये चीज़ है। फिर आगे आ जाते हैं, 7th चैप्टर जो है वो हमारे पढ़ चुके हैं पिछले, ज्योग्राफी का एक चैप्टर है, वेदर क्लाइमेट के बारे में बताया, वेदर क्या होता है, मतलब है ना, क्लाइमेट क्या होता है, रोज़ के जो बताया आपको कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि वहाँ टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, वहाँ की विंड कैसी है, वो वेदर हो गया। क्लाइमेट क्या हो गया, एक लॉन्ग ड्यूरेशन, जैसे 25 साल, 15 साल, 20 साल का टाइम लेते हैं, फिर उसमें बताते हैं कि वहाँ का, उस जगह का क्लाइमेट कैसा है। फिर एनिमल्स के बारे में यहाँ पे थोड़ा बहुत बताया गया था, पोलर बियर, पेंगुइन्स, वो कैसे जो है ठंडक इलाके में रह लेती हैं, देखिए है ना, वही सारे पॉइंट्स बताया गया, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यही सारा पॉइंट है। ठीक है, फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में बताया गया, इंडिया में कहाँ कहाँ मिलते हैं, वेस्टर्न घाट्स और असम में मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनिमल्स मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा हरियाली है, हरियाली ज़्यादा होगी तो खाना ज़्यादा होगा, खाना ज़्यादा होगा तो जानवर ज़्यादा होगा, जानवर ज़्यादा होंगे तो उन पर और भी जानवर डिपेंडेंट होंगे जो उनको खाते होंगे, तो वो सब ज़्यादा होंगे। इसलिए यहाँ पे पानी जब जहाँ जहाँ भी ज़्यादा होगा, पानी जहाँ बरसेगा, जंगल जहाँ होंगे, पेड़ जहाँ जहाँ होंगे, वहाँ पे जानवर भी ज़्यादा होंगे। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिए बस। ठीक है, यहाँ पे दो जानवरों का बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, एक है टोकन और एक है लायन टेल मकाओ। लायन टेल मकाओ इंडिया में मिलता है वेस्टर्न घाट्स में, ये आपको ध्यान रखना है। और वेस्टर्न घाट्स कहाँ से कहाँ, कौन कौन से आपके बेसिकली उससे जाते हैं स्टेट से, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, गोवा हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु में भी थोड़ा पोर्शन है। ठीक है, तो ये सारे जगहों पे वेस्टर्न घाट्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट थे इस चैप्टर में, यही इंपॉर्टेंट था। फिर आ जाते हैं हम 8th चैप्टर पे। 8th चैप्टर भी हमने पहले पढ़ा हुआ है, ये ज्योग्राफी का ही पार्ट है। इसके अंदर साइक्लोन की बात करी गई, विंड सिस्टम के बारे में बात करी गई। तो इनमें एक सबसे पहले सिद्धांत के बारे में बात करता है, और वो ये है कि विंड जो होता है ना वो प्रेशर क्रिएट करता है, वो एक्सर्ट करता है प्रेशर। तो हमने पढ़ा हुआ है ये, है ना, कि भाई आप देखो ना, इतना तूफान आता है, क्यों घर उड़ जाते हैं, क्यों हर चीज़, तो वही उसी चीज़ को प्रूव करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ऐसे बंद कर देते हैं ढक्कन को। फिर यहाँ पे जो विंड होती है, अब आपको पता है जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं, हवा को गर्म करते हैं, हवा एक्सपैंड करती है, तो यहाँ पे एक्सपैंड होती है जैसी है, तो जब ये नीचे उतारते हैं इसके ऊपर ठंडा पानी डाल देते हैं, तो जब ठंडा पानी करते हैं तो एयर जो होती है वो क्या हो जाती है, अब एक्सपैंड थी, एकदम ठंडा करेंगे तो क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट जैसी होती है तो आसपास से जो भी चीज़ें होती हैं उसे खींचने लगती है, तो ये क्या होता है, एक तरीके से प्रेशर क्रिएट हो, मतलब प्रेशर की वजह से ये डिब्बा जो होता है ऐसे मुड़ जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बस और कुछ नहीं है इसमें, हवा हवा मार रहे हैं और ज़्यादा कुछ पॉइंट है नहीं, है ना। और थोड़ा साइक्लोन्स के बारे में, ये हमने पढ़ा था ना, प्लानिटरी विंड्स, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, फिर जो है यहाँ पे जो है यहाँ से विंड्स फ्लो करना शुरू करती हैं, उठती हैं ऊपर ट्रोपोपॉज तक जाती हैं, फिर नीचे आती हैं, तो इनको प्लानिटरी विंड्स बोलते हैं। अगर ईस्ट से इधर जा रही हैं तो ईस्टर्ली, इधर इधर जा रही हैं तो वेस्टर्लीज, है ना। ट्रेड विंड्स क्यों बोलते हैं इनको, ये भी बताया था मैंने आपको। डोल्ड्रम्स कहाँ होते हैं, ये सारे पॉइंट्स, तो ये सब पॉइंट्स इसके बारे में बताए। फिर मानसून विंड्स भी इसी तरीके से देखिए फ्लो करती हैं, फिर उल्टी हो जाती हैं। ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट कैसे चेंज हो रहा है, उसके ऊपर जो है विंड फ्लो करती हैं। जैसा जैसा प्रेशर मूव करेगा वैसे वैसे आपकी विंड जो है वो मूव करेंगी, तो इस तरीके से होता है ये सारी चीज़ें। ठीक है, गर्मी और ठंडक, और उसके और सबसे बड़ा कारण क्या है, सूर्य उसका कारण है। फिर साइक्लोन्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, बस आपको मैं दिखा दे रहा हूँ ना, कहाँ पे साइक्लोन्स बोलते हैं, कहाँ पे टाइफून्स बोलते हैं, कहाँ हरिकेन्स बोलते हैं। देख रहे हैं, हरिकेन्स यहाँ पे बोलते हैं, टाइफून्स यहाँ पे बोलते हैं, ये जो चाइना का एरिया है। हरिकेन्स कहाँ बोल रहे हैं, अमेरिका के एरिया में बोल रहे हैं। साइक्लोन्स कहाँ बोल रहे हैं, साइक्लोन्स यहाँ पे इंडिया के एरिया में। फिर ऐसी विली विली बोलते हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के पास। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। फिर ये बोल रहे हैं कैसे रहना चाहिए, बचो, है ना। टॉर्नेडोज कहाँ पे आते हैं, टॉर्नेडोज मैंने आपको बता दिया था कि टॉर्नेडोज जो होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, ये टेम्परेट रीजन बनते हैं, है ना, और ये बेसिकली लैंड पे फॉर्म होते हैं। ठीक है, और हरिकेन्स और साइक्लोन्स ये सब कहाँ पे, पानी पे बनते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। ये देख रहे हैं किस तरीके से आया है, तो ये है। और इसको नापने के लिए, स्पीड को नापने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, स्पीड को नापने के लिए हम एनीमोमीटर यूज़ करते हैं।
ठीक है। और रेन को नापने के लिए रेन गॉज। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो इंपॉर्टेंट थे, मैंने आपको बता दिए यहाँ पे, है ना। ज़्यादा आपको इसमें परेशान नहीं होना है। फिर उसके बाद जो है सॉइल के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा है, ये आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि सॉइल जो है हमने अपना मैप में भी रखा है, और सॉइल आपको इंडिया का भी देखना है, और वो जो है मैंने मैप के टर्म में डाल रखा है, ठीक है। तो सॉइल के बारे में थोड़ा सा हम देख लेंगे, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सॉइल मैंने कहाँ लिख दिया, इन्वायरमेंट पे लिखा होगा, ठीक है। तो सॉइल जो है बेसिकली ये रहा सॉइल, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जब हम सॉइल को देखते हैं, मान लीजिए आप अपने घर में सॉइल देखते हैं तो आपको क्या दिखता है, तो ब्राउन कलर का सॉइल दिखता है बस। परंतु सॉइल सिर्फ ऐसा नहीं है, सॉइल के अंदर क्या है, जैसे सब लेयर से नीचे जाएंगे तो आपको अलग अलग तरह का उसका बिहेवियर दिखाई देगा। और साइंटिस्ट और जो भी मतलब जिसने भी इसका एक एक इन्होंने क्या किया, इसका एक वो कर रखा है, क्या बोल सकते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन कर रखा है, या एक तरीके से इसका डिमार्केशन कर रखा है कि कैसा सॉइल कहाँ पे क्यों, कैसा सॉइल कहाँ पे मिल रहा है और किस तरीके का सॉइल है वो। जैसे कि ए होराइजन होता है, ऊपर वाला सॉइल होता है ये, है ना, ये बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं, अच्छा होता है, ह्यूमस होता है इसके अंदर, पेड़ों के लिए उगने के लिए होता है। फिर बी होराइजन होता है, इसमें ह्यूमस कम हो जाता है। फिर सी होराइजन होता है, इसके अंदर जो होते हैं पार्टिकल यहाँ पे पतले होते हैं, छोटे होते हैं, यहाँ पे छोटे मोटे मोटे पार्टिकल हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। फिर बेड रॉक के बारे में यहाँ पे बताया गया, बेड रॉक में क्या होता है, मोटे मोटे पत्थर होते हैं यहाँ पे, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। तो बेड रॉक के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो ये सारे इस तरीके से, और इस चीज़ को पूरे को क्या बोलते हैं, सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सॉइल प्रोफाइल, ए बी सी, ठीक है, और फिर बेड रॉक। तो ये एक छोटा प्रोफाइल बनाया गया है हमें 7th क्लास के अकॉर्डिंग, पर इसमें और भी लेयर्स हैं जिनको हम आगे देखेंगे, पर आपको इतना ध्यान रखना चाहिए कि कैसे कैसे कहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, तो वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सॉइल प्रोफाइल मैंने आपको बता दिया। और हर एक और होराइजन में अलग फील होता है, उसका टेक्सचर होता है। टेक्सचर मतलब किस तरीके का, मोटे पत्थर हैं, छोटे है, बिंदी क्या है, यानी कलर है, डेप्थ है, ये सारी चीज़ें। फिर टॉप सॉइल जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम, ए होराइजन बोलते हैं, टॉप सॉइल। और इसके अंदर क्या सॉफ्ट होता है, पोरस होता है, बढ़िया होगा ना, तभी तो यहाँ पे पेड़ उग पाएगा। फिर होता है बी होराइजन, होता है इसके अंदर ह्यूमस नहीं होता है ज़्यादा, है ना, मतलब ह्यूमस चाहिए होता है ना पेड़ को उगने के लिए, मिनरल्स रिच, है ना, ये सारी चीज़ें। तो ये यहाँ पे पॉइंट बताया गया है। फिर जो होता है, फिर सॉइल के कुछ टाइप्स बताए गए हैं, जैसे कि इस चैप्टर में क्लेई सॉइल होता है, लोमी सॉइल होता है, सैंडी सॉइल होता है। और ये जो सॉइल के जो फॉर्म बताए गए, ये किस चीज़ पे डिफाइन करे गए, ये पर्कुलेशन ऑफ वाटर पे, मतलब कितना पार्टिकल कितना कितना पास है और कितना पानी उससे निकल सकता है। तो ना जैसे क्लेई होगा, लोमी होगा, तो वो क्या करेगा, ज़्यादा पानी रिटेन कर सकता है। ऐसे अगर सैंडी होगा तो उसके अंदर पानी डालोगे तो वो नीचे पर्कुलेट कर जाएगा, मतलब नीचे चला जाएगा, तो वो वहाँ पे पानी की होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है। तो ऐसे पौधे जहाँ पे जिनको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, वहाँ पे जो है हम क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम सैंडी सॉइल यूज़ करते हैं, जैसे कॉटन हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें। फिर क्लेई और लोमी सॉइल हो गई। क्लेई और लोमी सॉइल कैसी होती हैं, ये ऐसी सॉइल होती हैं जैसे कि मतलब उसमें पानी की रिटेंशन की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, मतलब बहुत अच्छे से पानी स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे पौधे उगाएंगे, जैसे कि आपके अनाज हो गया, है ना, चना हो गया, और चावल हो गए, और आपके जो है दालें हो गई, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बढ़िया उगाएंगे। और ह्यूमस भी अच्छा होता है, सॉइल फर्टाइल होता है। तो लोमी सॉइल, क्लेई सॉइल आप ध्यान रखिएगा, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ होता है। अब आपका होमवर्क क्या होना चाहिए कि आप इंडिया के मैप पे देखिए कहाँ पे कौन से सॉइल मिलते हैं। जैसे अलूवियल सॉइल मिलता है बहुत जगह, है ना, फिर अलूवियल है, रेड सॉइल है, अलग अलग तरह के सॉइल्स हैं, ठीक है। फिर उनके अंदर भी ना ये मतलब ये टाइप्स हैं सॉइल के, मतलब अलग अलग तरह से, मतलब प्रॉपर्टीज़ पे डिफाइंड होते हैं, ठीक है। तो वो आपको देखना पड़ेगा, है ना। और पर्कुलेशन ऑफ वाटर पे मैंने आपको बता दिया, 3 तरह के होते हैं। तो ये है, यहाँ तक हमने कर लिया सॉइल तक, ठीक है। और अब है ये 9th चैप्टर था हमारा सॉइल। और अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो अगर एक बार सॉइल में भी आप देख लेते हैं, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको, यही सारे पॉइंट्स बताए गए हैं, ठीक है। तो आपको अब क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ तरीका क्या है। देखिए आपने समझ लिया, कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब आपको क्या करना है, आपके पास जो भी क्वेश्चन बैंक है, मान लीजिए कोई टेस्ट सीरीज़ भी है, आप उसके अंदर देखिए जो क्वेश्चन आपको सॉइल के ऊपर मिले, या जो भी क्वेश्चन आपको साइंस के ऊपर मिले, जितना भी हमने पढ़ा है, आप उनको सॉल्व करने का प्रयास करिए, आपको पता चल जाएगा कि उसका क्या लेवल आ रहा है, ठीक है। और अभी हम 7th पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम 10th तक पहुँचेंगे आपको पता चलेगा कि कितना चीज़ें हमने कवर कर ली, है ना, कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं, और आप अच्छे से कवर करके सारे क्वेश्चन भी लगा लेंगे, है ना। तो ये चीज़ है, तो आप क्वेश्चन अपने एंड पे लगाइए। इस वीडियो को देखने के बाद आप पढ़िएगा मत एनसीईआरटी, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, मैंने सारा चीज़ें कवर कर ली है और सारा कॉन्सेप्ट भी बता दिया है, ठीक है। तो आप इस तरीके से जो है इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप यह वीडियो आपको हेल्प करेगा, है ना, एनसीईआरटी को खत्म करने में। और काफ़ी सारी चीज़ें जो हो सकता है हमारी चीज़ों से स्किप हो जाए माइंड से, और एग्जाम में पूछी जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाएंगी, है ना। तो आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, और मुझे बताइएगा, अपने फीडबैक दीजिएगा। और अपना जो हम नेक्स्ट पार्ट जो है इस वीडियो के बाद डालेंगे, वो आप जरूर देखिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से वीडियो देखते रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 आभार।